अब हमने देखना है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन। तो अगर न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है तब क्या होगा। देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स घूम रही होती हैं एक दूसरे के अराउंड, तो वो एक्चुअली में एक दूसरे के अराउंड नहीं घूमती हैं, वो घूमती हैं एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अराउंड। फॉर एग्जांपल, अगर ये सन है, ठीक है, और ये जुपिटर है या कोई भी प्लेनेट है, वो सारे के सारे एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, सन का मास बहुत 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 ही ज्यादा है, इसलिए उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाता है, सन के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि वो कैसे घूम रहे हैं, अराउंड द सन। लेकिन वो एक्चुअली में अराउंड द सन नहीं घूम रहे होते हैं, वो सन और अर्थ के सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे होते हैं। ओके, तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, इसी तरह हमारे पास मान लो ये न्यूक्लियस है, इसका मास है कैपिटल एम। ओके, और एक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा, कहीं होगा इलेक्ट्रॉन घूम रहा। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ आएगा, देखो बीच में तो आएगा नहीं। ठीक है, बीच में तो नहीं आने वाला, इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसी के ऊपर आएगा कहीं, तो ये आ गया। ठीक है, अब इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं आ रहा है, ये दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो अब इसके अराउंड घूमेंगे ये दोनों। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है वो भी घूमेगा इसी के अराउंड, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी के अराउंड घूमेगा। तो देखो इनका पाथ ऐसा होगा कुछ कुछ ऐसे। तो ये देखो ये कहाँ घूम रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो इसके अराउंड घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास से दोनों की दूरी देखनी है हमने। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो देखो, हमें बड़ी जगह चाहिए, इसलिए मैं इसकी वैल्यूज लिख के इसको हटा दूंगा, तो आप लोग लिख लेना। देखो, सेंटर ऑफ मास से न्यूक्लियस की जो दूरी होगी उसको मैं मान लेता हूँ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी होगी उसको मैं मान लेता हूँ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली इसी के अराउंड घूम रहे हैं तो ऐसे ही घूमेंगे ना। देखो, न्यूक्लियस घूमेगा इस बड़े छोटे वाले सर्कल में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमेगा बड़े वाले सर्कल में। तो ये एक दूसरे के अराउंड ऐसे ही घूमेंगे। तो अब न्यूक्लियस मूव कर रहा है इसलिए हम ऐसा देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी यहाँ से। एक तो बन जाएगी ये आर वाली, तो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ आर। ठीक है, तो दिस आर इज इक्वल टू, अब ये आर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इनके ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा बिटवीन डिस्टेंस में हम आर पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब आर पुट करना होगा तो कर सकते हैं, नहीं करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाय सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एम आर एन इज इक्वल टू एम आर ई। ओके, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। तो यहाँ से आर एन की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। तो जैसे ही हम आर एन की वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी कि एम आ जाएगा एम इंटू आर माइनस आर ई इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू आर इंटू ई। ओके, तो ये क्या बन गया, तो ध्यान से देखो, एम आर यहाँ बच गया, एक एम आर ई उस तरफ चल जाएगा, तो उस तरफ क्या आ जाएगा, एम प्लस छोटा एम इंटू आर ई। ओके, तो मैं ये डायग्राम हटा रहा हूँ यहाँ से, तो आप लोग इसको बना लो साइड पे। तो यहाँ से मैं आर ई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो आर ई की वैल्यू क्या आएगी, आर ई इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कैपिटल एम इंटू आर डिवाइडेड बाय एम प्लस छोटा वाला एम। ठीक है, ये आ जाएगा ये। ओके, और अगर ऐसे ही मैं आर एन की वैल्यू निकालूं तो वो सोल्व करने पे ऐसे आ जाएगी, आर एन इज इक्वल टू, आप चाहो तो सोल्व करके देख सकते हो, छोटा वाला एम इंटू आर अपॉन एम प्लस आर, ओ सॉरी एम प्लस छोटा एम। ठीक है, ये कैपिटल एम है। तो ये आ गई दो वैल्यूज, आर ई और आर एन की। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या निकालना है। अब मैं लिख सकता हूँ कि जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पे उसको घुमाने के लिए वो कितनी लगेगी, एफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाना, थोड़ी लंबी सी डेरिवेशन है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर, आर मतलब आर ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो लगेगी, तो फोर्स कितनी लगेगी, इनके बीच की फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आपको पता है के ई स्क्वेयर होगी अपॉन आर बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल टू
एम ओमेगा स्क्वायर आर ई की जगह मैं ये वाली वैल्यू भर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कैपिटल एम इंटू आर डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना ये एम और एम में कंफ्यूज ना होना, मत हो जाना। तो ये आ गया। अब यहाँ से हमने निकालना क्या है, हम अच्छा इसको सॉल्व करके देखो तो ये आ जाएगा एम कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो के जेड ई स्क्वेयर, अच्छा ये आर स्क्वेयर है ना, आर स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम कैपिटल एम ओमेगा स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय एम प्लस छोटा एम। ठीक है, अब देखो ये आपको पता है क्या होता है, ये आपने पहले भी यूज़ किया होगा, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, तो इसको मैं हटा के म्यू लिख देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी जो कि होगी ऐसी, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वेयर आर। ओके, ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, के जेड ई स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वेयर आर क्यूब। ठीक है, इसको संभाल के रख लेते हैं, इसका यूज करेंगे हम। तो एक इक्वेशन तो आ गई ये वाली आपकी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आएगी अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। बोहर की थ्योरी क्या थी कि जो भी एल होगा दैट इज इक्वल टू, पहली बात तो वो आई ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, जब सर्कुलर मोशन होता हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। ठीक है, रोटेशन मोशन में ये लिख सकते हैं ना, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो अब देखो यहाँ पे आई क्या होगा, तो मैं इसको इसको सोल्व करूंगा इन दोनों को। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपने पीछे डायग्राम देखी थी तो उसमें क्या था, सेंटर से रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन में आई निकालना पड़ेगा, तो पहले का आई क्या आ जाएगा, आर एन का आई क्या हो जाएगा, एम इंटू आर स्क्वेयर, तो आर एन का स्क्वेयर प्लस छोटे वाले का इलेक्ट्रॉन का आर ई का स्क्वेयर, ये आ जाएगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, एन एच बाय टू पाई। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे थोड़ा कंजस्टिंग हो जाएगी। देखो आर ई और आर एन की वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ वैल्यू डालने की कोशिश करूँ तो यहाँ आ जाएगा आपका, चलो दूसरे पेन से लिखता हूँ इसको। हाँ, तो देखो ध्यान से, कैपिटल एम, ठीक है, साथ में आर एन की वैल्यू डालनी है। आर एन की वैल्यू मतलब एम का स्क्वेयर आर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम प्लस एम का स्क्वेयर। ठीक है, प्लस स्मॉल एम, फिर आर ई की वैल्यू, आर ई की वैल्यू क्या है, कैपिटल एम का स्क्वेयर आर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम प्लस छोटा वाला एम इसका स्क्वेयर इंटू ओमेगा, इस सारे के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। ठीक है, ये आ गया। कॉमन ले लेते हैं अब, तो देखो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा आपका ये छोटा वाला एम कैपिटल एम, आर का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अच्छा ओमेगा भी आ जाएगा। ओके, और क्या बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा एम प्लस छोटे वाले एम का स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा, यहाँ से बचेगा छोटा वाला एम प्लस यहाँ बचेगा कैपिटल एम। ओके, तो ये देखो यहाँ स्क्वायर है, तो एक एक कट जाएगी वैल्यू, यहाँ पे कितना बच गया, इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। ठीक है, तो ये सब आ गया हमारे पास, तो इसको मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ। देखो इस पूरे को मैं फिर से क्या लिख दूंगा, म्यू। ओके, लिख सकता हूँ ना म्यू, तो म्यू आर स्क्वेयर ओमेगा इज इक्वल टू एन एच बाय टू पाई। तो ये आ गई एक और इक्वेशन, तो इन दोनों को मैं उठा के आगे लिख लेता हूँ। मेरे को निकालना है इसमें आर, तो मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें से, इसमें से ओमेगा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो पहले इसमें से ओमेगा की वैल्यू आती कितनी है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एच बाय टू पाई म्यू आर स्क्वेयर ओमेगा, अच्छा ओमेगा तो इधर है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई
ओमेगा की, तो इसको उठा के उसमें पुट कर देना, तो देखो वैल्यू क्या बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपकी के जेड ई स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू इंटू आर क्यूब को ऐसे लिख दो। ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी ओमेगा स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो क्या आ गया, एन का स्क्वेयर एच का स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर म्यू का स्क्वेयर और आर का 4 पावर। ठीक है, ऐसी कुछ इक्वेशन बन जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो आर क्यूब है, क्यूब से ये 3 कट जाएंगी पावर्स। ठीक है, तो 3 पावर्स तो यहीं कट गई। उसके बाद क्या करोगे, तो इसको मैं इससे काट देता हूँ, ये कट गई। और कुछ कट रहा है, एक म्यू कट रहा है। ठीक है, और क्या कट रहा है, एन नहीं कट रहा है, पाई भी नहीं कट रहा है, एच नहीं कट रहा है। ठीक है, बस और कुछ नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी, हमने इसमें से आर निकालना है। ठीक है, तो आर कहाँ है, ये आर, इस आर को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आर इज इक्वल टू, आगे लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू, सब कुछ लिख देते हैं, एन का स्क्वेयर एच का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के जेड ई स्क्वेयर नेक्स्ट 4 पाई और साथ में एक्स्ट्रा क्या आ गया, म्यू। ओके, तो ये बन गई आपकी वैल्यू। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम पुरानी वाली वैल्यू, देखो ये वाली जो है वो पुरानी ही वैल्यू है, सिर्फ फर्क क्या आया, म्यू। ठीक है, सिर्फ म्यू आया हुआ है। तो अब देखो, अगर आप चाहो तो म्यू में वैल्यूज डाल के आप सोल्व भी कर सकते हो इसको, बट मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा सोल्व करके पुराने वाले फॉर्मूले की तरह बना दूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है मेरे को, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड। देखो उस फॉर्मूले में, पुराने वाले फॉर्मूले में, यहाँ म्यू की जगह क्या था, एम था। ठीक है, तो मेरे को पुराना फॉर्मूले की तरह बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एम से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो, अब ये जो भी है, ठीक है, अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म के साथ m को मल्टीप्लाई कर दो तो ये पुराना फॉर्मूला बन जाएगा। पुराना फॉर्मूला मतलब उसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, उसकी वैल्यू हमने लिखी थी आर नोट। ठीक है, आर नोट की वैल्यू जो हमने डाली थी वो आर नोट एन का स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो नीचे वाला m तो रिजोल्व हो गया, इसके अंदर चला गया। अब बचा ऊपर वाला m, तो उसको लिख दो ऐसे ही, m अपॉन म्यू। ठीक है, इसमें जो म्यू था ये वही है जो हमने पहले भी यूज किया, अगर आपको याद हो तो। म्यू इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने बार बार, एम एम अपॉन कैपिटल एम प्लस छोटा वाला एम। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में भी यूज किया था ये, और एस एच एम में भी यूज किया था। ठीक है, और इसी को हम लोग वेव्स में भी यूज करेंगे, किया है साउंड वेव्स में ना, अगर आपको याद हो तो, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू बन गई हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें म्यू की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो इसको अगर आप थोड़ा सा और सोल्व करके लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आर नोट एन का स्क्वायर अपॉन जेड, ओके, मल्टीप्लाई एम, और म्यू की वैल्यू क्या होती है, छोटा वाला एम कैपिटल एम, और साथ में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एम प्लस एम। ठीक है, अब कुछ काटना है तो काट दो। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो आर इज इक्वल टू आर नोट एन का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कैपिटल एम प्लस छोटा वाला एम अपॉन कैपिटल एम, यही बचा। तो इसको अलग से लिख दो। तो ये बन गया आपका रेडियस। किस केस में बन गया ये रेडियस, मोशन जिसमें न्यूक्लियस का भी हो रहा है। ठीक है, उस केस में बन गया। और इस आर नोट की वैल्यू क्या होती थी, अगर आपको याद हो तो इस आर नोट की वैल्यू थी 0.529। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 0.529, और साथ में बाकी सब कुछ वैसा ही, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कैपिटल एम प्लस छोटा वाला एम इंटू कैपिटल एम, ये आ गया आपका आर। तो काफ़ी लंबा डेरिवेशन था, बट ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, मोशन ऑफ न्यूक्लियस वाले केस में क्या होगा, मोशन ऑफ न्यूक्लियस वाले केस में मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ इसको। तो यहाँ देख लो, फॉर्मूला पिछला वाला ही रखना है। ठीक है, पीछे वाला फॉर्मूला लिख देना डायरेक्टली आप लोगों ने। तो पिछले वाला फॉर्मूला क्या था,
आर इज इक्वल टू आर नॉट हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो, अदरवाइज क्या लिख सकते हो, पूरा का पूरा फॉर्मूला एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू एम, ठीक है। अब नए फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ रहा है, नए फॉर्मूले के हिसाब से बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने एम को रिप्लेस कर देना है म्यू के साथ, बस, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। तो आप ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, बट उससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला याद ही कर लो, उससे भी अच्छी ट्रिक ये है कि आप फॉर्मूला ही याद कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके आप रेडियस निकाल सकते हो। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एनर्जी के लिए।